एनसीईआरटी की बुक्स में इस बार अकबर की धमाकेदार एंट्री हुई है और अकबर को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है एनसीईआरटी बुक्स में, जिस रूप में उसे जिस तरह का शासक बताया गया है, उसे लेकर सियासी हलकों में भी अलग अलग तरीके से विवाद खड़ा हो गया है। हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मिडिवल हिस्ट्री के एक्स एसओडी और गांधी संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी हैं। उनसे जानते हैं कि सर, अकबर को लेकर राजनीति में भी विवाद हो रहा है, अकबर को लेकर राजनीति में विवाद हो रहा है, लेकिन जो हमारे इतिहासकार हैं वो क्या इस विषय में कहते हैं? ये सवाल है कि राजनीति जो लोग विवाद कर रहे हैं जी, उन्होंने अकबर के बारे में क्या पढ़ा है? जी, वो 5 किताबों के नाम बता दें। 5 नहीं बता सकते 4 बता दें, 4 नहीं बता सकते 3 बता दें। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। 3 नहीं बता सकते 2 बता दें, 2 नहीं बता सकते 1 बता दें। सवाल ये है जी, कि अब मैं ये बात थोड़ा और पहले जाएगी। जी, 47 में आज़ादी के बाद जी, जब शिक्षा मंत्रालय की बात आई तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से कहकर कहा जी, कि शिक्षा मंत्रालय आप मुझे दीजिए, जी, और शिक्षा मंत्रालय उन्होंने पंडित जी से मांगकर अपने पास रखा। और उसके बाद जब इतिहास की बात आई, उसके लेखन की बात आई, तो उन्होंने किसको चुना? मोहम्मद हबीब, आजकल जो इतिहासकार हैं अलीगढ़ में जिनकी चर्चा होती है, इरफान हबीब, उनके अब्बा हुजूर, सतीश चंद्रा, नूर हसन, इसमें कबाल था। और ये जो कबाल था ये एक नैरेटिव गढ़ रहा था। नैरेटिव कैसा? जितने भी आए, चाहे गौरी आया, चाहे गजनी आया, और चाहे उसके बाद जो दिल्ली सुल्तान के जो सुल्तान हुए, और गुलाम बख्श तो कहना ठीक नहीं है, वो सुल्तान ही हुए, उन्होंने सुल्तान की पदवी ग्रहण की थी। बलबन हुआ, फिरोज शाह तुगलक हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, सब ये सब यहाँ से लेकर आप चलते हैं, लोधी वंश आया, सब आया। और इसके बाद जब मुगल वंश आ रहा है तो ये सब आक्रांता थे। भारत पे किस लिए आए थे? कोई भारत माँ थी क्या? भारत पे तो अकूत संपदा थी, उस संपदा को लूटने आए थे, क्योंकि जहां से वो आए थे वहां तो एक तिनका नहीं उगता था। गजनी से आए थे, गजनी में कोई तिनका नहीं उगता था, जी, जी, कुछ नहीं था। तो ये जो एक बैंडवैगन था, ये आया, तो ये आक्रांता थे, ये लुटेरे थे, ये विदेशी थे। अकबर की हम बात कर, मैं किसी की बात आप करिए, अकबर क्या उनका वंशज नहीं है क्या? नहीं, अकबर पर खास तौर पर जो मैं वही बात कर रहा हूं, ये उन्हीं के वंशज जी। हैं। तो उनके वंशजों में जो परंपरा चली आ रही है, जो एक क्रम चला आ रहा है, वो क्रम तो रुकता है नहीं, रुका था नहीं। अकबर 13 साल की उम्र में तो बन गया शासक, लेकिन चतुर बहुत था। ही वॉज अ बिग डिप्लोमैट। आप सोचिए कि बैरम खान जिसने उसको गद्दी पर बिठवाया, बैरम खान जिसने उसकी मदद की, महामनंगा जो उसकी दायमा थी, उन दोनों के बीच में ही जो उसने डिप्लोमेसी खेली, तो बैरम खान का निपटारा कर दिया। और महामनंगा का बेटा था आदम खान, और आदम खान को राजमहल, क्योंकि उसने कुछ डिफरेंसेस हुए अकबर से, क्योंकि राजपूतों पर विजय करने के बाद कुछ जो महिलाएं थी वो लेके आया था, तो उसको सौंपा नहीं उसने हरम में, तो कुछ जो विवाद थे। तो अकबर को जब इसकी भनक लगी तो उसको एक मौका मिल गया, और वो अकबर जो महामनंगा का मतलब एक तरह से उसने पाला था लाइक ए सन, उसके बेटे को राजमहल की छत से तब तक नीचे फेंकवाता रहा जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। आप सोचिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। अकबर के शासन के अलग अलग क्रम और दौर हैं, 3 अलग अलग फेजेस हैं, मजबूरियां हैं उसकी। पहले तो झुकाव है प्रो मुस्लिम, फिर झुकाव है राजपूतों की तरफ झुक रहा है। क्यों? क्योंकि उसके समय तक जो मुसलमान थे, ईरानी, तुरानी, उज़्बेक, अफगान,
ये अकबर का साथ नहीं दे रहे हैं। राजपूत भी चतुर हो गए थे, राजपूत भी चतुर हो गए थे, उनको समझ में आ गया था इफ यू कैनॉट बीट द एनिमी जॉइन द एनिमी। तो कुछ और उन राजपूत राज्यों के साथ अकबर ने संधि की, विजय नहीं की, संधि की। आप राजा की टाइटल रखेंगे, आप सब कुछ रखेंगे, आप लेकिन संप्रभुता हमारी मानेंगे। राणा प्रताप ने मना कर दिया। क्या किया उन्होंने? सर नहीं, फतेहनामा मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जी जी। और फतेहनामा चित्तौड़ 1568-69, 1568 एंड 69, आप सोचिए कि फतेह करने के बाद, विजय करने के बाद सबसे पहले अकबर हमला कहाँ करता है? रानीवास पर। अकबर का हरम बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। अब उस पर नहीं जा रहे हैं हम। और तब उन महिलाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए सती हो गई, अपने आप को अग्नि की ज्वाला में झोंक दिया। और वहां पर राणा प्रताप के क्षेत्र में आप देखिए, जब फतेह के बाद उसने जो कत्लेगारत और कत्लेआम किया है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपका उसकी प्रवृत्ति का, कि लगभग उसी के इतिहासकार लिखते हैं अकबरनामा में। अरे बदौनी भी है, वो भी है, सब तमाम है। अब आपकी चैनल पे इतना समय नहीं है कि मैं एक एक गाथा और एक एक सोर्स कोट करूं, लेकिन कभी समय हो तो आइएगा तो सब सारे सोर्सेस कोट कर दूंगा। हाँ, और इतिहास में है वो। और उसके अलावा जो दरबारी इतिहास के अलावा जो और स्रोत हैं वो इतिहास में सम्मिलित नहीं किए गए। जी जी। तो मैं जो बता रहा था कि नैरेटिव, तो मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूँ फिर बात करता हूँ उसको। तो उनको उसने एक तरफ से कत्लेआम, एक तरफ से, गिनती तो थी नहीं, जो लोग करके गिनती करते हैं 1,00,000, 10,000, ये भी कौन गिन रहा था, कौन फुटफॉल गिन रहा था? लेकिन नहीं, हाँ ये लिखा गया कि अकबर ने एक कत्लेआम करके लोगों का, मीनार, कोई गुनाह कुछ नहीं, कोई कचहरी, कोई इजलास नहीं, 2.5 मन जनेऊ तौलवा दिया था। एक जनेऊ का वजन 4 ग्राम होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोगों का लहू बहा होगा, कितने लोगों का कत्लेआम हुआ होगा। सवाल इसका भी नहीं है। अकबर का एक परम ऑब्जेक्टिव क्या था? अकबर के शासन के लोग कहते उसे दीन इलाही चलाया, सत्ता हासिल करने के लिए आया था ये। लोग कहते हैं उसे दीन इलाही चलाया। दीन इलाही धर्म नहीं था। दीन इलाही वाज द ग्रुप ऑफ पीपल हु वर टोटली कमिटेड एंड सरेंडर्ड टू अकबर। ये ग्रुप था। उसका कोई पादरी नहीं था, उसकी कोई पुस्तक नहीं थी, उसका कोई विधान नहीं था, कुछ नहीं था। और यहाँ लोग हैं, अरे उस तो धर्म चलाया था दीन इलाही। सर जजिया तो उसने माफ किया ना। देखिए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। जजिया लगा भी, जजिया लगाया भी गया। और इसी अरे जब राजपूतों के साथ संधि कर रहा है तो राजपूतों के मन में जो भय है उनका निवारण भी तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा, इसीलिए तो चतुर सियासत में कुछ लोग उसको लेकर आधार करके इसको क्या कहेंगे? उसके बाद जो और हरम में महिलाएं ले के जोड़ी जा रही हैं उसको क्या कहेंगे? उसके बाद जो और कत्लेगारत हो रही है उसको क्या कहेंगे? आप क्या रुक गई थी क्या? अकबर ने क्या इन विधियों को करने के बाद बौद्ध हो गया था क्या? जी, बौद्ध हो गया क्या? संत हो गया था क्या? अरे उसने इसके बाद क्या किया? उसने अपने आप को इमाम आदिल मतलब सुप्रीम इंटरप्रेटर ऑफ इस्लाम, मतलब कोई हिंदुस्तान के मुसलमानों का नेता नहीं। He was trying to become the leader of the entire Muslim world. बड़ा ambitious था वो। He was very ambitious. बनवा क्या रहा है? बुलंद दरवाजा। यहाँ जहाँ प्रयाग में आपकी धरती, जहाँ हमारी धरती है, हर 6 साल पे अर्धकुंभ, हर 12 साल पे कुंभ पे रोक लाया। आप सोचिए 60 साल लगा इस किले को बनने में। 5 कुंभ तो देखे होंगे। और इतना बड़ा किला जहां लोग झोपड़े में रहते थे, आते थे, हर साल माघ में आते थे, 6 साल पे आते थे। और जब किला देखे कहे वो का बनत बा, कहे एक तो विदेशी शासक बा, ओकर किला बा, तो वो क्या प्रोजेक्ट कर रहा है? अपनी मैस्कुलिन स्ट्रेंथ। और वो जो नैरेटिव है, इस तरह का इतिहास का जो नैरेटिव, इतिहास इस पर बेस्ड है।
इतिहास इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इतिहास में क्या होनी चाहिए? अगर इतिहास में एक चीज नहीं है तो फिर इतिहास नहीं है। बिल्कुल। और वो है क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी जी जी तो ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिव नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। जी जी। वो एक पक्ष का पक्षकार बन जा रहा है। इतिहास लिखवा रहा है अबुल फजल से। बदौनी जो कि क्रिटिकल है वो बेचारा निपथ में रहता है, और जो लोग हैं किसकी हिम्मत, और जो लिखा गया वो सामने नहीं आया। अब सवाल है कि इतिहास बदलता नहीं कभी, इतिहास इतिहास रहता है। इतिहास बदलता नहीं सरगम का, केवल गायक की बोली बदला करती है। उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद हबीब की बोली थी जो चुने हुए चीज, और जो ये सब था उसको तो कारपेट के नीचे डाल दिया और उसको उन्होंने प्रेजेंट किया। अब जो इतिहास की समग्रता है जिसको हम कहते हैं टोटलिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, वो कॉम्प्रिहेंसिवनेस अब आजादी के बाद पढ़ लिख गए हैं लोग, ज्यादा स्रोत हमारे सामने आ गए हैं। इतिहास बदला जाएगा? इतिहास बदलता नहीं है, इतिहास इतिहास ही रहता है। माफ कीजिएगा, इतिहास सामने आ गया। वो जो इतिहास सामने नहीं था वो इतिहास अब सामने आ गया। रोमिला थापर और हबीब का इतिहास नहीं था। रोमिला थापर संस्कृत का एक शब्द नहीं जानती हो, प्राचीन इतिहास का मतलब अपने आप को विद्वान कहती हैं। व्हाट डज शी नो अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री? मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, वो विद्वान है, महान है, सब कुछ है, बट सवाल है कि टू नो द बेसिक सोर्सेज यू मस्ट नो द बेसिक लैंग्वेज। What does she know? I mean, I'm not challenging her. सत्ता से प्रेरित होकर इतिहास लिखा गया। ये उस मोहम्मद हबीब के कबाल, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपना एक कबाल बनाया था, उसके सदस्य थे ये लोग, जिन्होंने एक नैरेटिव बनाया और नैरेटिव बनाकर आपको परोसा अभी तक। अब लोग कुछ बड़े हो गए हैं, कुछ लोग अब वो भी समझदार हो गए हैं। वो लोग अब उन्होंने भी पढ़ लिया है, अब पढ़ लिया है, जागरूकता है, अवेलेबिलिटी है, और अब हमारे सामने अवसर भी है। अवसर है कि हम कह सकें, और वो बातें आज नहीं, एनसीईआरटी नहीं, आप देखिए विक्रम संपत जैसे इतिहासकार और लोग सब सामने। हम इस बात को कहते हैं, हम इस तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, अकबर वॉज अ डिप्लोमैट, अकबर वॉज अ डिप्लोमैट। हम उसकी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, बट अकबर के कृत्य, अकबर का फॉरेनर होना, उसका विदेशी होना, वो भारत का नहीं है। वो भारत पर उसने विजय की थी, लेकिन विजय क्या की थी? राजपूत राज्यों को उन्होंने समर्पण नहीं किया, रणथंबोर ने कभी सरेंडर नहीं किया, हमेशा युद्ध चलते रहे। मराठों ने कभी सरेंडर नहीं किया, सिखों ने कभी नहीं किया। वो सारे युद्ध, जाट, सिख, बुंदेला, सब। अब ये सारे ये लड़ रहे थे, किसके लड़ रहे थे? इस विदेशी शासक को भगाने के लिए। और ये विदेशी शासक अपने आप को कैसे यहां जमाए रखता? हाथ जोड़ता, आरती करता, तब उसको भी तो अब लड़ने के लिए साम दाम दंड भेद वो भी अपना रहे थे। और वो जहाँ जो मेडिवल रूल, मेडिवल एरा इस वॉरफेयर का क्या था? वॉरफेयर ऑफ ब्लडशेड। वो आजकल का वॉर नहीं, जहाँ इंटरनेशनल वॉर कोड है और डिसिप्लिन है, ऐसा कुछ नहीं। अकबर ने तो कोई वॉरफेयर का कोड ही फॉलो नहीं किया। अब क्या है कि इतनी लंबी दास्तान है जो आपके चैनल पर चंद शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। सर, एनसीईआरटी में जो बयान किया गया, मैं केवल उसकी बात करता हूं। एनसीईआरटी में इतिहास है। अब जो आया है नहीं, इसके पहले क्या था? तो उसके पहले नैरेटिव था, सेलेक्टिव नैरेटिव। जी, सेलेक्टिव इतिहास कैन नॉट बी सेलेक्टिव। और इन बच्चों को जो खासतौर से दर्जा 1 से 8 के हैं, इनको समग्र इतिहास जब तक नहीं पढ़ाया जाएगा कि हमने किस तरह से इन विदेशी आक्रांताओं का सामना किया, हम लड़े, हम झुके नहीं, हम संघर्ष करते रहे, हम पर अत्याचार हुए, हम पर जजिया लगाया गया, हमको जबरदस्ती गुलाम बनाया गया, हमारी महिलाओं को बलात्कार किया गया, हमारी महिलाओं को जबरन हरम में घुसड़ा गया, रखा गया, बच्चों को गुलाम बनाया गया। अभी ये सब बातें अगर हम जानेंगे तो इतिहास में हमको जानने का हक है। अगर अंग्रेजों ने जो जुल्म किए, अगर उसको जानने, अंग्रेजों ने तो, अगर आप देखिए 1857 में इसी कंपनी बाग में जो आज चंद्रशेखर आजाद पार्क है, यहीं पर समदाबाद में, रसूलपुर और छीतपुर में, कर्नल नील ने जो तांडव किया था, उसके बाद यहाँ से चिट्ठी गई और चिट्ठी में उन्होंने फिगर एग्जैक्ट दिया। 8 बैलगाड़ियां 3 महीने तक लगातार लाशों को ढोती रही और इनकी संख्या 6840।
जलियांवाला बाग मैसेकर, तो वो सब भी है, वो सब हम पढ़ रहे हैं, दिक्कत उससे नहीं है, इससे दिक्कत है। क्यों भाई? ये भी तो विदेशी थे, ब्रिटिश विदेशी थे, पुर्तगाली विदेशी थे, फ्रेंच विदेशी थे, तो ये विदेशियों का इतिहास है और विदेशियों के इतिहास में जो उन्होंने किया वो जानना हमको चाहिए। जी। जानने का अधिकार है हमको, और अगर जान रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है? तो पहले सिलेक्टिव होकर के इतिहासकारों ने इसको मैं कितनी बार आपसे कहूंगा, इट वाज सेलेक्टिव नैरेटिव, अ कबाल दैट वाज चोजन। मैं उनको ग्रुप का नाम नहीं दूंगा, सबका सम्मान करता हूं मैं। वो भी इतिहास पढ़ते थे, वो भी इतिहास लिख रहे थे, मैं बड़े सम्मान पूर्वक कहता हूं, लेकिन वो एक ग्रुप के सदस्य हो गए थे, एक कबाल के सदस्य हो गए थे, और इतिहास की जो समग्रता थी, इतिहास के साथ जो न्याय करना था, वो नहीं, जो धर्म था इतिहास का, वो शायद नहीं निभा रहे थे। वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पंडित जी से कह के शिक्षा मंत्रालय लिया, एक उद्देश्य के लिए लिया, तो वो अब सामने आ रहा है, सामने आ गया है, और अब जब इतिहास का जो समग्र रूप वो भी उभर कर सामने आ रहा है, तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। हमको जानने का अधिकार है, हमको समझने की हमें समझ अब हो गई है। जब हम आज़ाद हुए थे तब हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे, हमारी लिटरेसी रेट बहुत डाउन थी, तो हम सिंपल पर वोट देते थे, हरे रंग का डिब्बा, नीले रंग का डिब्बा, पीले रंग का डिब्बा, इसको पहचान कर वोट देते थे। अब डिब्बे की पहचान नहीं है, अब हमें संविधान की पहचान हो गई है। मराठा और छत्रपति शिवाजी, अरे आप बताए तो कि मतलब निरंतर आप सोचिए कि हमारे कोर्स स्ट्रक्चर में मराठों का इतिहास सम्मिलित नहीं किया गया। हमारी 7,500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है, उस कोस्टल हिस्ट्री को हमने कभी पढ़ाया ही नहीं। इतनी लंबी कोस्टल लाइन है, चालुक्यों के बारे में, चोल के बारे में, इतना बड़ा साम्राज्य मुगलिया सल्तनत कहीं ठहरता नहीं है, इतनी बड़ी शिप बिल्डिंग है। आप सोचिए कि ये जब भेजते थे अपनी औरतों को हज के लिए, तो शिप को प्रोटेक्शन में भेजते थे, उसका मेहनताना देते थे, कोई डेवलपमेंट नहीं। इन्होंने, आप सोचिए कि शाहजहां ने अपनी लड़की जहानारा को, सूरत की टकसाल की रेवेन्यू 4 करोड़ थी, और 4 करोड़ जो है वो जहानारा को दे दिया था, काहे लिए? बीटल अलाउंस, पान खाने का अलाउंस। अरे कोई अस्पताल बनाया, कोई विद्यालय बनाया? जो था भी नालंदा का, उसको बख्तियार खिलजी ने जलाया। तो अब बख्तियार खिलजी ने जलाया ना बताएं? इतिहास का जो कुछ भी है इतिहास में आज है, सामने है। लेट पीपल सी, लेट पीपल नो, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव अ राइट टू नो कि हमारे पूर्वज किस तरह से लड़ते हुए शौर्य के साथ, वीरता से उन्होंने संघर्ष किया, समर्पण नहीं किया। हाँ, कुछ लोगों ने समर्पण किया, वो भी है इतिहास में, तो वो भी सामने आ रहा है। तो ये इतिहास है, इतिहास को इतिहास रहने दीजिए, कोई नाम और ना दो। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि इतिहास को इतिहास ही रहने दीजिए, इसे ऑब्जेक्टिव होकर देखना चाहिए, समावेशी नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि ये नजरिया पहले नहीं मौजूद था। इस वजह से जो परिवर्तन हुआ है, जो बदलाव हुआ है, उस नजरिए को, उस समावेशता को सामने रखकर देखने के हिसाब से ये परिवर्तन हुआ है, और जिसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव होकर ही देखा जाना चाहिए। दिनेश सिंह, टीवी 9 यूपी, प्रयागराज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।